साल था 1600। ये वो वक्त था जब दुनिया के अलग अलग कोने नए नए रास्ते और नए नए देश ढूंढने में लगी हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने इंग्लिश मर्चेंट्स के एक ग्रुप को चार्टर दिया। ये चार्टर उन्हें ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने का अधिकार देता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म था। ये कंपनी सिर्फ एक व्यापारी संगठन नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मिशन का हिस्सा थी जो इंग्लैंड को दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी देश में तब्दील करने वाला था। उनका मिशन सिंपल था, ईस्ट इंडीज में प्रॉफिट बनाना। लेकिन यह प्रॉफिट सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। इंडिया अपने स्पाइसेस और रिचेस के लिए फेमस था, तो वो बुला रहा था। भारत के मसाले, कपड़े और सोना दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक बड़ा आकर्षण थे। कंपनी ने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में 1612 में एस्टैब्लिश किया। सूरत, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया। इसे इंडिया के साथ उनके लॉन्ग और टुमल्चुअस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई। ये संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का भी कारण बने। कंपनी का इनिशियल फोकस ट्रेड था। उन्होंने अपने शिप्स को भार भार के भारत के मसाले, कपड़े और चाय यूरोप भेजने शुरू किया। वो पेपर, कॉटन, सिल्क और टी चाहते थे। ये कमोडिटीज यूरोप में बहुत प्राइस थे और इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही थी। ये यूरोप में बहुत प्राइस्ड कमोडिटीज थे। इनकी डिमांड इतनी थी कि लोग इनके लिए उचित दाम देने को तैयार थे। मुगल एम्पायर, जो उस टाइम इंडिया पे रूल कर रहा था, ने उन्हें परमिशन दी। मुगल सम्राट ने ब्रिटिश व्यापारियों को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी, जो उनके लिए एक बड़ा मौका था। कंपनी ने कोस्ट की अलोंग और ट्रेडिंग पोस्ट्स एस्टैब्लिश किए। ये ट्रेडिंग पोस्ट्स उनके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे और इन्होंने उन्हें भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना व्यापार बढ़ाने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड किया। उन्होंने न सिर्फ व्यापार में, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन कंपनी की एम्बिशंस जल्द ही ट्रेड से आगे बढ़ गई। उन्होंने देखा कि भारत में व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ है जो उन्हें मिल सकता है। उन्होंने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाने का मौका देखा। भारत उस समय राजनीतिक तौर पर असुरक्षित था और कंपनी ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और इसकी कमजोरी ब्रिटिश के लिए एक अवसर बन गई। रीजनल पावर्स कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। भारत के अलग अलग राज्य आपस में युद्ध कर रहे थे और इस राजनीतिक सुरक्षा का फायदा ब्रिटिश ने उठाया। कंपनी अपनी ग्रोइंग मिलिट्री माइट के साथ एडवांटेज लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया और भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाया। कॉमर्स से कॉन्क्वेस्ट की तरफ ये शिफ्ट इंडिया के लिए बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस लेगा। ये एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा और ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में तब्दील कर देगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कंपनी की आर्मी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की फ्रैगमेंटेड नेचर को जल्दी समझ लिया। अनेक किंगडम्स और प्रिंसिपैलिटीज अक्सर एक दूसरे से झगड़ा करते हुए प्योर लैंड में फैले हुए थे। ब्रिटिश ने ISS डिसयूनिटी में एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपनाई। कंपनी ने एग्जिस्टिंग राइवलरीज का फायदा उठाया। वो एक रूलर को दूसरे के खिलाफ भटकाते थे। उन्होंने कुछ के साथ अलायंसेस बनाए तो दूसरों को अंडरमाइन किया। उन्होंने कंसेशंस की, बैडले मिलिट्री सपोर्ट का वादा किया। ये स्ट्रैटेजी बहुत इफेक्टिव साबित हुई। ब्रिटिश ने इंडियन सोसाइटी के अंदर भी फुट डाली। उन्होंने रिलीजियस और कास्ट डिविजन्स का फायदा उठाया। वो कुछ कम्युनिटीज को दूसरों से ज्यादा फेवर करते थे, जिससे रिजेंटमेंट और मिसट्रस्ट पैदा होता था। डिवाइड एंड कॉन्कर की ISS पॉलिसी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनने से रोका। इससे उन्हें कंपैरेटिवली आसानी से अपना पावर कंसोलिडेट करने में मदद मिली। Section 4. The Grip tightens annexation and the subsidiary alliance system. This chapter delves into the strategies employed by the British East India Company to expand their control over the Indian subcontinent.
ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए। एक था आउटराइट एनेक्सेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व द डायरेक्ट टेक ओवर ऑफ टेरिटोरीज, ऑफन थ्रू मिलिटरी फोर्स एंड स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। वो टेरिटोरीज पे कब्जा करने के लिए अपनी मिलिट्री सुपीरियोरिटी का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश फोर्सेस, वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन्ड, वुड ऑफ्टन ओवरपावर लोकल आर्मीज, लीडिंग टू द एनेक्सेशन ऑफ वास्ट रीजन्स। Mysore, Sindh, and the Punjab Jaisi kingdoms को warfare KE through annex कर लिया गया. These regions, rich in resources and strategically important, were prime targets for British expansion. aka our key instrument, the subsidiary alliance system. This system was a more subtle yet equally effective method of gaining control over Indian states. Lord Wellesley ने इस design किया था, ये political control का एक cunning form था. Wellesley, with his keen understanding of Indian politics, crafted this system to ensure British dominance without direct confrontation. Indian rulers जो ISS alliance main enter करते थे, उन्हें अपनी court में एक British resident accept करना पड़ा था. This resident acted as the eyes and ears of the British, influencing decisions and ensuring compliance with British interests. उन्हें अपनी armies disband करनी पड़ती थी और protection के लिए company P depend रहना पड़ा था. This disbandment left them vulnerable and entirely reliant on the British for their security. Badlamain, उन्हें external threats or internal rebellion से protection का वादा किया जाता था. However, this protection came at a significant cost, both financially and politically. लेकिन ISS protection की कीमत बहुत बड़ी थी. The financial burden of maintaining British troops and the loss of autonomy were heavy prices to pay. Rulers अपनी sovereignty खो देते थे और British के हाथों की कठपुतली बन जाते थे. They became mere puppets, their power and influence significantly diminished. उन्हें कंपनी की आर्मी के मेंटेनेंस के लिए paid subsidies देने पड़ते थे. These subsidies drained the treasuries of Indian states, further weakening their ability to resist British control. Payment में नाकामी का मतलब था उनके territories का annexation. Failure to meet these financial demands often resulted in the direct annexation of their territories by the British. IS's system ने effectively Indian rulers को cripple कर दिया, जिससे complete British domination का रास्ता साफ हो गया. The subsidiary alliance system, combined with outright annexation, paved the way for the British to establish complete control over India, reshaping its political landscape forever. Section 5. The crushing weight of empire economic exploitation in India. British Raj economic exploitation की foundation पे बना था. इंडिया को ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए एक वास्ट प्लांटेशन में बदल दिया गया. वो रूथलेसली रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, इंडिगो और ओपियम एक्सट्रैक्ट करते थे. इन्हें ब्रिटेन भेजा जाता था जहां ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करते थे. हाई इंडिया ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए एक कैप्टिव मार्केट बन गया. इंग्लैंड से सस्ता टेक्सटाइल्स इंडियन मार्केट्स में भर गया, जिससे लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई. ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. लाखों इंडियन आर्टिजन्स और वीवर्स गरीबी में धकेल दिए गए. ब्रिटिश ने इंडियन पीपल पे एक क्रशिंग टैक्स बर्डन भी लगाया. लैंड रेवेन्यू रूथलेसली कलेक्ट किया जाता था, अक्सर फार्मर्स को गरीब छोड़ की. IS's रेवेन्यू से ब्रिटिश ऑफिशियल्स की लैविश लाइफस्टाइल्स और उनके एम्पायर का एक्सपेंशन फंड होता था. इंडिया की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने ब्रिटेन को अमीर बनाया, जबकि सबकॉन्टिनेंट की वेल्थ और रिसोर्सेज को खाली कर दिया. Section 6. From Rebellion to Revolution. The Sepoy Mutiny of 1857. This was not just a mere uprising, it was a significant turning point in the history of colonial India. British rule के खिलाफ resentment अंदर सिमर कर रहा था. British policies और उनके harsh treatment ने Indian society के हर segment को affect किया था. 1857 के events ने ISS anger को उबाल पर ला दिया. Indian soldiers, जो सिपाहीज कहलाते थे, उन्होंने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का फैसला किया. सेपॉय म्यूटिनी, जैसा कि इसे जाना जाता है, कंट्रोवर्शियल न्यू एनफील्ड राइफल्स की इंट्रोडक्शन की वजह से शुरू हुआ. ये राइफल्स नए थे और इनके कार्ट्रिजेस को बाइट करना पड़ता था, जो एक मेजर इशू बन गया. ऐसी अफवाह थी कि कार्ट्रिजेस को एनिमल फैट से ग्रीस किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स दोनों के लिए ऑफेंसिव था. हिंदू सोल्जर्स के लिए काउ फैट और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए पिग फैट अनएक्सेप्टेबल था. म्यूटिनी मीरठ में शुरू हुआ और जल्दी ही पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया. मीरठ से शुरू होने के बाद ये रिबेलियन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बहुत से दूसरे शहरों तक फैल गया. सिपाहीज, पीजेंट्स और रूलर्स जिनके किंगडम्स छीन लिए गए थे, ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया. ये एक यूनाइटेड फ्रंट था जो ब्रिटिश की अगेंस्ट खड़ा हो गया.
ये रिबेलियन दोनों तरफ से कुरेज और ब्रूटैलिटी के एक्ट से भरा हुआ था। बहुत से लोगों ने अपनी जान दी और कई लोगों ने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। ब्रिटिश ने ब्रूटल फोर्स से रिबेलियन को कुचल दिया। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल किया और कई जगह पे बहुत ही ज्यादा वायलेंस और रिप्रेशन देखा गया। म्यूटिनी एक वाटरशेड मोमेंट था। ये एक ऐसा पल था जो इंडियन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का अंत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कई सालों से इंडिया पर राज कर रही थी, उसका अंत हो गया। इंडिया अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन की अंडर था। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और इंडिया को अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया। आईएसएस रिबेलियन ने इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बीज भी बो दिए। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसने नेशनल कॉन्शियसनेस और सेल्फ रूल की डिजायर को और मजबूत किया। इंडियन लोगों में एक नई जागरूकता आई और उन्होंने अपने आज़ादी के लिए लड़ने का संकल्प लिया।